नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं। आज इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी पूरे विश्व में युद्ध का मंजर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब एक देश स्टार्ट होता है तो उसके कारण जब दो सुपर पावर आपस में टकराती हैं तो कहीं न कहीं उसकी आग की लपटें दूर तक दिखाई पड़ती है या चिंगारी फैलती है। दोस्तों, अभी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर 6 मिसाइल से हमला करता है और बम मारता है। तो आज हम इसी को विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे क्या कहानी चल रहा है। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि यह जो विश्व है यह आज एक शतरंज की तरह बिछ चुकी है। एक चाल तुम चलो, फिर दूसरा देश को दूसरा चाल चलना पड़ता है, तीसरा देश को मौका आता है, फिर वह चाल चलना पड़ता है, और चौथा देश को वह राजा की तरह सारे के सारे लोगों को चाल चलनी पड़ती है। यह एक आर्टिफिशियल तरीका से बनाया गया इस प्रकार का राजनीतिक भूत दृश्य है कि जिसे देखने से हम सभी लोगों को पता चलता है कि कैसे राजनीतिक परिदृश्य के अंदर हर कोई आज इस, या तो हम बोल दें कि इस चैंपियनशिप में चेकमेट करने में लगा हुआ है। शतरंज की चाल हर देश को चलनी पड़ती है, तुम मानो या ना मानो एक कदम आगे जरूर चलनी पड़ती है। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति अभी हैं यू सुक योल, और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति जिनको हम सभी लोग जानते हैं किम जोंग यू द्वितीय। और जब ये दोनों लोग हैं तो हम पहले थोड़ी बहुत उसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। हम जान लेते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आज जो दो अलग अलग देश हैं वह एक समय दोनों एक ही देश हुआ करते थे। कब हुआ करते थे? तो ये 1948 से पहले एक ही देश हुआ करते थे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाता है तो जो नए जो दो प्लेयर बन के आए थे वह प्लेयर कौन कौन थे? एक साइड था सोवियत संघ, जिस साइड रसिया था जो कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करती है, और एक साइड था डेमोक्रेटिक, या हम बोल दे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये दो फ्रंट उसके बाद बना। 1948 में होता कुछ यूं है कि दोनों जो कोरिया जो प्रायद्वीप है को 38वीं समानांतर रेखाएं एक साथ विभाजित किया गया। उन दोनों को जब आपस में नहीं बनने लगा तो हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज जिस भी देश से जाते थे उस देश को वह तोड़कर डिवाइड कर दिया जाता था। वह डिवाइड और रूल के ही नियम से आगे बढ़ते थे, और डिवाइड और रूल के नियम से आगे बढ़ने के क्रम में सारे के सारे देशों को तोड़ने का नीति उनका शुरू से ही चला आ रहा था। उसी नीति को कंटिन्यू करते हुए कोरिया को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया सन 1948। ठीक है, भारत का विभाजन हुआ था 1947 को। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं जब दो पार्ट में बट गया तो एक पार्ट ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि जब भारत का भी विभाजन हुआ था तो एक साइड भारत और दूसरा जो टूट के बना वह पाकिस्तान। आप हमेशा से देखिएगा कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आज तक अमेरिका कहीं ना कहीं से वह हर टाइम प्रेजेंट रहता है। वह क्यों प्रेजेंट रहता है? क्योंकि अमेरिका जो शुरू से ही पाकिस्तान था वह अमेरिका के तरफ झुकाव ज़्यादा था, क्योंकि उन लोगों को जहां देखते हैं माल वहीं हो जाते हैं बिछौना। आप समझ लीजिए, वह बिछना जानते हैं पाकिस्तान के लोग। इसलिए क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि डॉलर टोटल विश्व में एक यूनिट के रूप में चलता है। अब वही एक जो पैसे जो हम डॉलर बोले पूरे विश्व में चलता है, तो ऑटोमेटिक डॉलर का जो वैल्यू है वह हमेशा आर्टिफिशियल तरीका से ऊपर रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि डॉलर हर देश में अलाउ है, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इसी प्रकार से जब दो भागों में विभाजित कर दिया गया तो जो एक भाग था वह सोवियत संघ और दूसरा बोल सकते हैं हम कि संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका। अब होता क्या है कि दोनों देश तो बढ़ जाते हैं। एक में जो दक्षिण कोरिया है उसमें लोकतांत्रिक प्रोसेस के द्वारा कार्य किया जाता है, लोकतांत्रिक देश के द्वारा कार्य किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका अपना वर्चस्व हमेशा से दिखाने की कोशिश करता है।
ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि आप जब भी इस प्रकार के कोई चीज उठाकर आप देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री का जो अभी तक ढोल पीटने वाला जो देश है वह कौन है? अमेरिका। तो आप ध्यान से देखिए, जहां डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, अगर वहां उसमें अमेरिका का वर्चस्व नहीं बैठ रहा है तो वह अपना तरीका से हर गंदी राजनीति खेलना स्टार्ट कर देता है। उसके लिए उसको कल बल छल की जो करना पड़ता है, उसका सिर्फ इस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि वह अमेरिका के सामने वह देश झुक कर रहे या अमेरिका के हर बात को माने। ये मतलब अमेरिका को किसी भी रूप में नहीं है कि उस देश में अगर लोकतांत्रिक तरीका है और अमेरिका का अगर वह बात मानने से इनकार कर दे रहा है, वह अपना काम करने की कोशिश किया जा रहा है, तो उस सरकार को गिरा देने की हर नामुमकिन कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे यहाँ पिछले साल इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में अमेरिका के द्वारा वह हर हथकंडे अपनाए गए, जिस हथकंडे के द्वारा भारत के अंदर अनरेस्ट पैदा किया जाए। जैसे किसान आंदोलन, सारा फंडिंग कहां से आती है? हर कोई जानता है। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो अचानक कोई पार्टी आती है सॉरी, और वह आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया जाता है। जब यही काम अपने यहां अमेरिका के अंदर होने लगता है तो अमेरिका तुरंत जितना हार्ड से हार्ड फोर्स होता है वह उतारने में बिल्कुल भी नहीं घबराता है। लेकिन क्योंकि अब बात किसकी होती है? बात दूसरे देश की जाती है, इसलिए किसी भी तरीका से भारत के अंदर ये चीज को वह बदनाम करने और सरकार को किसी तरह से सीट पर न बैठने देने की हर हाल में कोशिश की जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ की राजनीतिक जो विपक्ष राजनीतिक पार्टियां हैं वह बार बार अमेरिका का चक्कर लगाता है। जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका का है, जो खुलेआम ये बोलता है कि मैं भारत के सरकार को गिराने के लिए खुलेआम इतना बिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार हूं, और हर प्रकार से एनजीओ के द्वारा फंडिंग करके यहाँ वायलेंस पैदा करके वो उसको किसी न किसी तरीका से सिर्फ और सिर्फ अपना पोपट प्रधानमंत्री अमेरिका को सूट करता है। ये सब चीजें खेलते कौन है? खेलता है वहां के डीप स्टेट। अब डीप स्टेट जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि अमेरिका के अंदर पूरी तरीका से भयंकर स्थिति मची हुई है, वह भयंकर स्थिति किसके दबाव में मची हुई है, क्यों वहां वायलेंस उत्पन्न हो रहा है, तो ये सब चीजें आप खुद समझ सकते हैं कि पीछे कौन है। क्योंकि डीप स्टेट से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीका से नफरत करते हैं। लेकिन अभी आश्चर्य या अफसोस की बात यह है कि आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप भी उस सारे के सारे जाल के अंदर पूरी तरीका से फंस चुके हैं, जिस जाल में इसीलिए जितने भी अब उजुल फुजुल कामें होगी वह सारे के सारे काम आप देख रहे होंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र के अंदर भी सिर्फ पोपट प्रधानमंत्री ही जो लोकतंत्र का भी खुद को चैंपियन कहता है उनको चाहिए, या हम सीधी सी ये बोल सकते हैं कि अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने नियम को मनवाने के लिए उनको जो करना होगा करेंगे लोकतंत्र के नाम पे। अब हम दूसरे तरीका से देखते हैं सोवियत संघ हम सभी लोग जानते हैं कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के आइडिया पर चलता है। उसमें चीन, रूस, उत्तर कोरिया, ये सारे के सारे लोग कम्युनिस्ट को, और भी देश हैं जो कम्युनिस्ट विचारधाराओं को मानता है। लेकिन सच पूछे तो कम्युनिस्ट विचारधारा भी कहीं ना कहीं बिल्कुल यह हर चीज को कैप्चर करने की ही एक रणनीति है। वह भी लोग एक ही चीज चाहते हैं कि पूरे के पूरे रिसोर्सेज पे हमारा कैप्चर हो। नाम तो लेकर आते हैं कि हम गरीब और मजदूरों की पार्टी हैं, लेकिन यह पार्टी के नाम पर देश के अंदर ये भी सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट को और दक्षिण कोरिया लोकतंत्र को दोनों एक दूसरे को महत्व देते हैं। अब इसके पीछे हम अभी एक वर्ड जो अभी समझा रहे थे कि ये एक प्रकार के अमेरिका को पोपट बनाने के लिए, पोपट अपना बनाए रखने के लिए काम किया जाता है। तो हम बता दें कि क्योंकि अभी परमाणु बम उत्तर कोरिया ने भी बना लिया है और मिसाइल भी वह बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में मार करने वाला बना लिया है। बड़े क्षेत्र का मतलब है लंबी डिस्टेंस के मारक क्षमता वाली मिसाइल उत्तर कोरिया के पास है। उत्तर कोरिया के पास मारक क्षमता में लगभग इतना दूर तक रेंज कवर करने वाला मिसाइल है कि वह उत्तर कोरिया से बैठे बैठे
अमेरिका को भी हिट कर सकता है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि अगर उत्तर कोरिया साफ बोलता है कि अगर हम पे किसी भी प्रकार का कोई आंच आया तो हम अपने देश के अंदर बैठे बैठे पूरी तरीका से अमेरिका के अंदर परमाणु बम डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप देखते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी अपने कार्यकाल में आए हैं तो उन्होंने हमेशा से ही उत्तर कोरिया के साथ भी संबंध बनाने में, अपना अच्छा संबंध बनाने में भूमिका निभाए हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी जब आती है बाइडेन वाला, तो क्योंकि वह ओबामा का पार्टी है, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें अपने एजेंडा में सूट नहीं करता है, उसको सूट करता है सिर्फ मुस्लिम का बढ़ावा, इसलिए वह उत्तर कोरिया, और क्योंकि वे लोग बाइडेन के पार्टी वाले लोग रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। और इस साइड क्योंकि रूस के समर्थन में हमेशा, या हम बोले कि रूस हमेशा समर्थन में रहता है उत्तर कोरिया का। अब बात अगर हम इसलिए बता रहे हैं कि अमेरिका अपना पोपट बनाए हुए है दक्षिण कोरिया को, तो मैं बता दूं कि दक्षिण कोरिया में अमेरिका के बहुत सारे जो बेस है मतलब सैनिक अड्डा। अब सोचिए एक देश के अंदर जो किसी दूसरे देश का सैनिक अड्डा हो, वे भी एक दो नहीं, पता नहीं कितने कैंप बनाए हुए हैं, जो कि सबसे बड़ा जो अमेरिका दक्षिण कोरिया में अमेरिका के सैन्य बेस हैं उसका नाम है कैंप हैम्फ्रीज। ठीक है, यह लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। अब यहाँ पे और साथ ही साथ उसके बाद जो हैं कैंप हेनरी, कैंप जॉर्ज और कैंप कोरेल। कहने का मतलब है कि दक्षिण कोरिया के अंदर अमेरिका अपना वर्चस्व इतना डाले हुए है कि वह किसी और को बिल्कुल भी, जब वहाँ के पूरे चीज पर सोचिए, जिस देश के सैन्य नियत जो शक्ति है उस पे ही अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो गुलामी और क्या होती है। दूसरा हम देखते हैं एयरबेस। एयरबेस में कौन सा है? वह एयरबेस है ओसान एयरबेस और कुनसान एयरबेस, ये सारे एयरबेस भी हैं। अब इससे जो दक्षिण कोरिया है उसको ये सहायता प्राप्त होता है कि उसको अपने सैन्य पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाता है। वह इसलिए क्योंकि उसके इंटरनल अमेरिकी सैनिक बैठा हुआ है। जब भी बाहर से कोई थ्रेट आने लगेगा तो वह उसको काउंटर करने के लिए कौन आगे आ जाएगा? अमेरिका आगे आ जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि इसी प्रकार से जापान में भी सैन्य जो पूरा का पूरा है वह किसके पास है? वह पूरा का पूरा सैन्य अमेरिका ही देखता है। तो ये कहें कि अमेरिका अपना पूरी तरीका से वर्चस्व वहां बनाए हुए है। इसी को आगे हम जब देखते हैं तो जो उत्तर कोरिया है उसके पास परमाणु बम है। तो उत्तर कोरिया जब भी उसको लड़ाई छेड़ने की या उसको कुछ भी नुकसान पहुंचने की, जैसे ही वह देखता है कि मेरा स्थिति खराब होने लगता है, तो वह दक्षिण कोरिया पर अपना सैन्य कार्रवाई स्टार्ट कर देता है या मिसाइल परीक्षण करना स्टार्ट कर देता है। अब अमेरिकी सैन्य जो है वह डायरेक्ट तो कूद नहीं सकती है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट कूद नहीं सकती है। इसीलिए जो दोनों देशों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा जारी रहता है। एक चीज़ और हम देखते हैं कि सन 1950 ईस्वी में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में दोनों देशों के अंदर भीषण युद्ध हो जाता है। उस युद्ध के अंदर बहुत सारे जान माल और इकोनॉमिकली स्थिति पूरी तरीका से खराब हो जाता है। उसके बाद यह 1953 1953 में यह युद्ध खत्म होता है। और जब ये युद्ध खत्म होता है तभी से दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान। हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में भी जो बड़ा युद्ध है वह लगभग 4 युद्ध हो चुका है, इस बार वाला ऑपरेशन सिंदूर वाला मिलाकर। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो सारी की सारी स्थिति बने हुए हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया जो है उसमें हम बताएं कि जो सैन्य अधिकारी को पूरे के पूरे सिक्योरिटी को अपने कंट्रोल में रखता है, तो क्या उस देश के अंदर वह चाहेगा कि हमारे किसी भी प्रकार के कोई बात न मानने वाला वहाँ के अधिकारी आए या राष्ट्रपति आए? क्योंकि जैसे ही वहाँ के अधिकारी बात न मानने वाले आएंगे तो अमेरिका को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अब जब अमेरिका को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा
तो इसीलिए मैं आप बताता चलता हूं कि हाल ही के दिनों में, पिछले साल ही दक्षिण कोरिया में बहुत बड़ा राजनीतिक में अस्थिरता आ गया। अस्थिरता इसलिए आ गया कि वहां के पहले के जो राष्ट्रपति थे, दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति, उनका नाम था यू सुक ओ एल। वो सुक ओ एल जो थे, वह एक दिन 3 दिसंबर को अचानक क्या होता है कि वह कुछ ही अपने देश में प्रोग्रेसिव काम करना चाहते थे। जैसे ही प्रोग्रेसिव काम करने की कोशिश की जाती है तो आप समझिए कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वह बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना देना चाहती है। इसीलिए उनको अचानक से उस देश के अंदर मार्शल लॉ लगानी पड़ती है कुछ नियम को चेंज करने के लिए। लेकिन जैसे ही मार्शल लॉ लगाते हैं तो वहाँ के जो सैन्य अध्यक्ष हैं उन्होंने उनका साथ नहीं देते हैं, या हम बोले कि जो सैन्य के जो चीफ हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वहाँ का सैन्य कौन संभाले हुए हैं अब बताने की आवश्यकता है नहीं। तो इसीलिए ये सारी के सारी चीज़ों वहाँ मार्शल लॉ लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही मार्शल लॉ लगाते हैं 24 घंटा के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको बहुत सारे केस लाद दिया जाता है और उनको अब सज़ा भी दे दी जाएगी। हम बताते चलते हैं कि 1961 से लेकर 1987 तक में यह पहली बार मार्शल लॉ लगाया गया था। क्योंकि मैं कारण बता दिया हूँ, अब दूसरी कारण थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं। एक साइड जो अमेरिका है वह इजराइल के साथ मिलकर, या हम बोले कि यूक्रेन के साथ मिलकर और रूस को तंग करने की कोशिश कर रहा है। अगला चाल किसका? तो दूसरा चाल जब चलता है रूस वाला, तो रूस वाले ने किसको चाल में चलते हैं? वह चलते हैं कि गाजा के द्वारा इजराइल पे हमला करवा देते हैं। ठीक है, दोनों को देश में भीषण युद्ध चला। उसके बाद जो तीसरा चाल फिर से चला जाता है वह, क्योंकि अब अमेरिका को चीन को भी काउंटर करना था, तो अगला चाल उधर देख रहे होंगे कि चलने की कोशिश की जाती है। उसके बाद इधर एक और फ्रंट खुल जाता है, इजराइल और ईरान वाला। अब अगला चाल पुनः रसिया की चलने की बारी है, क्योंकि रसिया और उत्तर कोरिया बहुत अच्छा दोस्त है। उत्तर कोरिया के बहुत सारे सैनिक रसिया में भी लड़ने भी आए हुए हैं। तो ये सब सिचुएशन को आप राजनीतिक जोड़ने की चीज़ है, आप खुद जोड़ के देखिए कि कौन सा चाल चल रहा है। आशा है ये वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।